नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मोट फाइंडर्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक एसेट क्लास के बारे में जिसका नाम है रियल एस्टेट। ये रियल एस्टेट होता क्या है और इसमें आपको इन्वेस्ट करने के क्या-क्या फायदे हैं या क्या-क्या इसकी लिमिटेशंस हैं इसमें इन्वेस्ट करने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले रियल एस्टेट की डेफिनेशन। रियल एस्टेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल है प्लस इट इज अटैच टू द लैंड, है ना। बेसिकली परमानेंटली अटैच होती है लैंड के साथ में। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। और रियल एस्टेट में आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो तीन चार तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट या रेजिडेंशियल मकान के लेके, कमर्शियल कोई बिल्डिंग हो, ठीक है। कमर्शियल बिल्डिंग में आपका कोई ऑफिस वगैरह का बिल्डिंग हुआ या कोई कॉरपोरेट सेक्टर के लिए यूज करने वाली बिल्डिंग्स हुई। इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। इसके बाद रॉ लैंड, जैसे कि कोई खेती वगैरह करने के लिए इस तरह का लैंड होता है, या फिर स्पेशल यूज के लिए कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो वो यूज होती है। लाइक आपने कोई क्रिकेट ग्राउंड बना दिया उसमें, है ना, या कोई बास्केटबॉल ग्राउंड या इस तरीके की कोई एवेन्यूज दी हैं, या फिर आपने कोई वाटर पार्क बना दिया वहां पे। तो इस तरह की फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये पांच तरीके से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन लोगों का एक सपना होता है कि एक अच्छा सा घर उनका हो, है ना, एक अच्छा सा प्यारा सा बंगला या घर, उनके एक ड्रीम हाउस होता है। और सबकी ये चाहत होती है कि एक दिन उनको वो मिले। तो आपको घर बनाने में या घर में इन्वेस्ट करने में कितना फायदा है, चलिए ये चीजें समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या एक घर खरीदना चाहिए? तो ये एक बड़ा डाउट रहता है कि अभी लें या बाद में लें या कब लें, है ना फ्रेंड्स। तो इस डाउट को हम आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, चलो एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। जो मान लीजिए आप एक 40 लाख रुपए की जो वैल्यू का है वो घर आज खरीदना की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और 40 लाख रुपया आपने सारा का सारा पैसा जो है होम लोन के थ्रू अप्लाई करके होम लोन ऑब्टेन करने का आपका प्लान है। अभी आप एक ऐसे मकान में रहते हैं जिसमें आप किराए पे रहते हैं और 10,000 रुपये आप उसका किराया देते हैं पर मंथ। इस सिचुएशन में अगर आप हैं तो उस सिचुएशन को एज्यूम करके हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में आप हैं तो क्या आपको घर खरीदना फायदेमंद है या नुकसानदायक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, हाँ दोस्तों, तो मान लीजिए आपने 8% के हिसाब से लोन लिया हुआ है, 20 साल के लिए लोन है, और आपका 40 लाख रुपया जितना आपका अमाउंट का घर है उतना आपने लोन लिया है। तो आपकी जो किस्त बनती है, ईएमआई बनती है, वो बनती 30,296 रुपया। और आप टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पे करेंगे 72,70,000 के आसपास, ठीक है। इतना टोटल आप अमाउंट पूरे 20 साल में थ्रू ईएमआई आप पे करने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप कोई होम लोन लेते हैं तो उसमें आपको सबसे पहला जो आपका इंटरेस्ट आप पे करते हैं उसमें अंडर सेक्शन 1024A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से आपको 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का आपको एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है। अगर अज्यूम करें आपकी जो एनुअल इनकम है वो 12 लाख रुपया है 1 लाख रुपया आप पर मंथ कमाते हैं, तो आपको कितना टैक्स बेनिफिट हर साल हो जाएगा? 35,000 रुपया के आपको हर साल टैक्स में छूट मिल जाएगी, जिससे कि आपका 7 लाख रुपया टोटल 20 साल में, अगर कोई टैक्स स्लैब रिवाइज नहीं होते हैं फ्यूचर्स में, तो आपको 7 लाख रुपए का छूट टोटल मिल जाएगा, है ना। तो अगर फिर इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, आपने 72 लाख रुपया पेमेंट किया लोन में, जिसमें 7 लाख आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल गया, तो आपको लगा 65,70,000 रुपया आपने पेमेंट किया। अब एक सिचुएशन और समझिए, आप जो जिस मकान में भी रहते हैं उसका आप रेंट दे रहे हैं 10,000 रुपए के हिसाब से, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल वो महंगाई के हिसाब से भी अगर बढ़ेगा तो 6% पर एनएम के हिसाब से उसका इंक्रीमेंट होगा आपके किराए का। इस सिचुएशन के हिसाब से आप टोटल कितना अमाउंट पे करेंगे? 44,14,000, लगभग 44 लाख रुपया आप जो है वो 20 साल किराए में देंगे। तो अगर ये 44 लाख में मैं आप इस पूरे अमाउंट से घटा दूं तो भी आपका अमाउंट बचेगा फिर 21 लाख, 21.5 लाख रुपए के आसपास। अब कुल मिला के आपको 21.5 लाख रुपए में आपको मकान पड़ गया, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में 40 लाख है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने पैसा दिया, 20 साल किश्तों में, मैं मानता हूँ।
लेकिन आपने जो पैसा बचाया उसके हिसाब से अगर इफेक्टिव वैल्यू उसमें मानी जाए तो 21.5 लाख रुपया बैठती है ना। अब इस सिचुएशन से एक दूसरी सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 10 साल में जो रियल एस्टेट का रिटर्न्स रहे, एवरेज रिटर्न्स कहीं पे ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन जो एक जनरल रूल के हिसाब से समझा जाए तो 10% के हिसाब से रियल एस्टेट ने रिटर्न्स दिए हैं। इस 10% के हिसाब से आपने 40 लाख का मकान आज लिया है, तो 20 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी 2 करोड़ 69 लाख के आसपास। आपने 21 साढ़े 21 लाख रुपया लगाया था, उसकी वैल्यू होगी 2 करोड़ 69 लाख रुपीज। मतलब आपने जो पैसा, जो अपनी वेल्थ क्रिएट की, उसमें पैसा लगा के वो की 12.5x, मतलब 12.5 गुना। इसमें आप ये समझ लीजिए आपको कुछ थोड़ा मेंटेनेंस के चार्जेस या कुछ मेंटेन करने के लिए उस मकान को लग सकता है पैसा, लेकिन आप मोटा मोटा ये आप समझने की कोशिश करिए कि आपको फिर भी आप जो है प्लस में है ना, आपको फिर भी प्रॉफिट में है किसी भी तरीके से। इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि आपको एक घर खरीदना चाहिए अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो। भले ही कोई ज्यादा बड़ा घर नहीं, छोटा घर खरीद लीजिए, लेकिन अगर आप हर महीने किराया दे रहे हैं तो इससे अच्छा आप लोन ले लें, मकान अपना रख लें, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि आपको कितनी अमाउंट का घर खरीदना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए आप 20 साल तक कोई ईएमआई चलाते हैं, तो 20 साल अगर आपने ईएमआई चलाई है, तो 20 साल में जो उसकी मंथली आपकी ईएमआई है उसका जो वैल्यू है वो 1/3 आपकी टोटल सैलरी, वो ग्रॉस सैलरी जो आपकी होती है, उससे ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। उससे कम में आपको जितने भी पैसों का मकान मिलता है 20 साल की ईएमआई के कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर आपको समझ में नहीं आता है ये चीज, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, आपका मंथली इनकम बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कितने रुपए का मकान आपके लिए तो मतलब एक अफोर्डेबल हाउस हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप अगर इस सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। सबसे पहली चीज़ है हेटेरोजेनियस, मतलब कि ये इंडस्ट्री जो है एक जैसी नहीं है। कहीं आप जाएंगे तो उसका रेट्स अलग होंगे, दूसरी लोकेशन पे रेट्स अलग होंगे, है ना। ये डिपेंड करती है आपके सिचुएशंस के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, हर जगह की डिमांड सप्लाई अलग अलग हो सकती है। दूसरी एक प्रॉब्लम इसके साथ है हाई यूनिट वैल्यू, मतलब कि आप जितना पैसा लगा रहे हैं, है ना, तो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट आपको चाहिए होता है अगर एक यूनिट भी आपको खरीदना है। छोटे मोटे अमाउंट में काम नहीं चलता। लोकेशन इज पैरामाउंट, मतलब आपको ये है जहां आप लोकेशन ले रहे हैं वो बहुत, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो आपकी प्रॉपर्टी के सिलेक्शन में, कि वो आप किस जगह, किस लोकेलिटी में वो ले रहे हैं, उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट होती है। आपका लोकल नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप मकान ले रहे हैं तो अगर वहाँ के आप लोकल बाशिंदे हैं तो आपको एक एज हो जाएगी कि वहाँ पे आपको पता है कि यहाँ की लोकेलिटी कैसी है। दूसरा, मतलब बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कभी काफी फ्रॉड्स वगैरह भी होते हैं, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से रेगुलेटेड मार्केट नहीं है इंडिया के अंदर अभी, और लिक्विड नहीं है। मतलब आपको अगर मान लो इन्वेस्ट किया है आपने और आपको आज पैसा चाहिए तो तुरंत नहीं मिल सकता, आपको ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, 5 महीने 6 महीने 2 महीने, कितना भी टाइम लग सकता है। चौथी चीज, इसकी जो वैल्यू आपको एस्टिमेट करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी प्रॉपर्टी का। आपको ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे जो इस लोकेलिटी में इस मकान की वैल्यू 50 लाख फेयर वैल्यू है या महंगा है या सस्ता है, वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और चौथी चीज है मार्केटेड साइकिल्स का, ये मतलब इसमें क्या है, दौर आते हैं। कभी कभी आपको रिटर्न 20% पर एनम के हिसाब से मिलेंगे, कभी 5% पर एनम के हिसाब से मिलेंगे। तो ये साइक्लिक इंडस्ट्री होगी, मतलब कभी आपको जब साइकिल हाई पे होगा तो आपको तुरंत रिटर्न्स मिल जाएंगे, फिर जब साइकिल लो पे होगा तो आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, जैसा अभी पिछले कुछ टाइम से हो रहा था। आप अगर रियल एस्टेट में 5 साल पहले पैसा लगाया होगा तो उसमें उतना एप्रिसिएशन नहीं हुआ, शायद आगे हो सकता है क्योंकि ये इंडस्ट्री साइक्लिकल है। तो ये सब इसके जो एक लिमिटेशन है इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, ये आपको पता होनी चाहिए। अब एक और चीज है, देखो मैंने ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाए हैं, ये उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा इन्वेस्ट करना जिन लोगों को, जो अपना किराया दे रहे हैं, अपने किराए के मकान में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, और उनके पास घर नहीं है। तो उनके लिए ये मस्ट कि उनको एक घर अपना खरीद लेना चाहिए। अगर वो वहीं पे रह रहे हैं तो अपना रेंट बचाएं और एक घर अपना ले लें, है ना।
ये उनके लिए मैं नहीं उतना कारगर तरीका नहीं मानूंगा इन्वेस्टमेंट करने का, कि जो घर अपना खरीद लें और फिर उसको रेंट पे किसी और को दे रहे हैं, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज क्या है, या आप कोई प्लॉट ले रहे हैं सिर्फ, है ना, कोई जमीन का टुकड़ा ले रहे हैं और उसको आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट आपको पता, इन्वेस्टमेंट का हिसाब मैंने आपको बता दी, ये लिमिटेशंस हैं, और एवरेज रिटर्न्स 10% ही हैं। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ 10% से ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है, और वो इनसे ज़्यादा लिक्विड एसेट्स हैं। तो जिसके पास घर नहीं है, जो किराया पे कर रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसमें सब में कुछ आपको कभी कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, हमें लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़, प्लीज़ यार अपने फ्रेंड्स को, आप जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको शेयर कर दीजिए मेरा चैनल। मैं काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, काफ़ी सारी चीज़ें होमवर्क करनी पड़ती हैं, उसके बाद मैं आपको ये प्रेजेंटेबल कंडीशंस में लेके आता हूँ, और इसमें भी मैं मानता हूँ कमियाँ होंगी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करेंगे। सो प्लीज़ अप्रिशिएट दीज एफर्ट्स एंड आई होप यू विल शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।